हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग हिंदी के चैप्टर फर्स्ट पोयम स्वदेश के सॉल्यूशन को देखेंगे, जो क्लास 8 का है। जो न्यू बुक पब्लिश हुआ है उस बुक से, मल्हार बुक से। तो उसका हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव्स जितने भी हैं वो सबको हम लोग सॉल्यूट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये फर्स्ट चैप्टर का मतलब कविता का, स्वदेश कविता का ये सोल्यूशन है, जो कि फर्स्ट सोल्यूशन है। ये जो सोल्यूशन है वो एमसीक्यू पर डिपेंड है, ठीक है, मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के समूह तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, मतलब कि कुछ प्रश्नों के जो है वो एक से भी ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट में देखते हैं। वो हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय का पत्थर होने से क्या तात्पर्य है? मतलब कि ये बोल रहा है कि जो पत्थर है वो किस चीज़ पे तात्पर्य बता रहा है। अगर आप लोगों ने पोयम को अच्छे से समझा होगा तो आपको पता होगा वो हृदय नहीं है, पत्थर है। मतलब कि कवि हम लोगों को वो बताना चाह रहा था कि वो लोग जो देश के प्रति उनके दिल में प्रेम नहीं है, उनका दिल जो है वो पत्थर के समान है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोगों का आंसर होगा वो होगा, तो हम लोगों का आंसर होगा संवेदनहीनता से, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब हम लोग सेकेंड में चलते हैं कि सेकेंड में क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है, ठीक है। कवि ने इस पोयम में ज़्यादातर के देश के बारे में बताया है, देश के प्रति के बारे में बताया है। तो इसका आंसर देश के प्रतीकता, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता, इसमें से देश के प्रति प्रेम, ये आपका ये सूटेबल आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर। अब हम लोग थर्ड में चलते हैं। हम है जिसके राजा रानी, इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है, ठीक है। हम जो शब्द आया है वो आया है से सभी देशवासियों के लिए, मतलब कि हम लोगों के लिए हम का जो शब्द आया है, ठीक है कवि। तो इसका राइट आंसर होगा देश के समस्त नागरिकों के लिए, ठीक है। थर्ड का आंसर ये है, थर्ड पॉइंट, देश के समस्त नागरिकों के लिए। अब हम लोग फोर्थ नंबर में चलते हैं। कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है, ठीक है। कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिसमें साहस की कमी नहीं है, ये नहीं हो सकता। जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, ये हो सकता है। जिसमें देश प्रेम का प्रभाव नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो सटीक आंसर होगा वो जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, ये होगा राइट आंसर, ठीक है। ये फोर्थ का आंसर हो गया। हम लोगों ने एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। हम लोगों को इसमें मैचिंग करना है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पोयम पढ़ा होगा तो आपको इसका मीनिंग आता होगा। जिससे साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सके पार नहीं, मतलब कि इसका मतलब है, आप लोगों ने अगर इसे पोयम को समझा होगा तो इसमें का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, ठीक है। जिसमें लिखा है जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वो किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। इसका आंसर ये हो सकता है। अब दूसरा है जो जीवित जोश जग न सका उस जीवन में कुछ सारा नहीं, इसका जो आंसर होगा वो होगा, सेकंड का आंसर होगा फोर, जो स्वर्ण के साथ ही दूसरों को भी प्रतीक और ऐतिहासिक नहीं कर सकता उनका जीवन सफलता नहीं हो सकता। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, ये थर्ड का है। इसका जो आंसर होगा, इसका जो करेक्ट होगा वो होगा फर्स्ट होगा। हम लोग इस थर्ड वालों को फर्स्ट से मैच कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सटीक आंसर। अब जो लास्ट में जो बचा है फोर्थ वाला, उसका जो आंसर होगा वो सेकेंड वाला होगा, ठीक है। सब कुछ ही अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, ये इसका आंसर ये है। अगर आप लोगों ने पोयम अच्छे तरीके से समझा होगा तो आपको ये करने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं कि नेक्स्ट में अब क्या है। ये है
पंक्तियों पर चर्चा करना है। जो जो पंक्ति दिए गई है उसको हम लोग को अच्छे से बताना है। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है, इन्हें पढ़ें और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया है, ठीक है। पहला में है, निश्चित है निसंचय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। ठीक है, ये जो कविता है ये हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा हो तो आप उसको आराम से लिख सकेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि जीवन की सच्चाई को सरल रूप में बताते हैं कि ये बिल्कुल निश्चित है कि हर इंसान को एक दिन मरना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कालदीप समय या मृत्यु का प्रतीक है जो हमेशा जलता रहता है और परवाने उस दीपक की ओर आकर्षित होकर जल जाते हैं। उसी तरह मनुष्य भी धीरे धीरे समय के साथ अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। कवि का संदेश है कि जब जीवन का अंत तय है तो हमें समय की कदर करनी चाहिए और अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन सही तरीके से जीना चाहिए। तो ये वो जो कविता है, पंक्ति है, उसका उत्तर ये है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड में चलते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उस पंक्ति का मीनिंग है, इन पंक्तियों में कवि देशभक्ति के महत्व समझाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान के पास सब कुछ अपने हाथ में होता है, यानी अगर चाहे तो बिना तोप या तलवार के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि इंसान के इरादों और दिल में होती है। आगे कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के दिल में अपने देश स्वदेश के लिए प्यार नहीं होता, उसका हृदय पत्थर के समान है, यानी वो भावनाहीन और संवेदनहीन है। इसीलिए हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और उसके लिए अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे, जो भरा नहीं है भाव से नहती जिसमें रस धारा नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब हम लोग इस पंक्ति को समझेंगे कि कवि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इन पंक्तियों में कवि भावनाओं और देशभक्ति के महत्व को सरल रूप में समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के दिल में कोई भावनाएं नहीं है और जिसमें प्रेम व करुणा की रस धारा मधुर भावना नहीं बनती, वो हृदय वास्तव में दिल नहीं है बल्कि पत्थर के समान है। खास करके अगर किसी के दिल में अपने देश स्वदेश के लिए प्यार नहीं है तो उसका हृदय संवेदनहीन है माना जाता है। कवि का संदेश है कि हर इंसान के अंदर भावनाएं, प्रेम और अपने देश के प्रति सच्चा लगाव होना चाहिए, तभी उसका जीवन जो है वो आसान तरीके से गुजर सकता है, ठीक है। ये पंक्ति है, पंक्ति में जो था उनको उसका हम लोगों ने उसे लिखा है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों को सोच विचार करके ये क्वेश्चन आंसर को पूरा करना है, ठीक है। फर्स्ट में है, हम हैं जिसकी राजा रानी। पंक्ति में राजा रानी किस और क्यों कहा गया है, इसके हम लोगों को आंसर लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। उसका उत्तर है, हम हैं जिसकी राजा रानी। पंक्ति में राजा रानी से मतलब उस देश के नागरिकों मतलब लोगों से है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अपने देश में रहने वाले लोगों ही असली मालिक होते हैं, यानी देश उन्हीं का होता है। जैसे राजा रानी अपने राज्य का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें भी अपने देश की देखभाल करनी चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए। इसीलिए कवि ने नागरिकों को राजा रानी कहा है ताकि हमें समझे कि देश की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीक़ा से ये क्वेश्चन में हम लोगों ने आंसर इसे लिखा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं। जो वाक्य संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता।
तो अब हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि कैसे हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। संसार संग चलने का मतलब है समाज और दुनिया के साथ मिलकर चलना, यानी लोगों के साथ तालमेल बनाकर रखना, उनके सुख दुख में साथ देना और समय के अनुसार व्यवहार करना। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता यानी अकेला रहता है, दूसरों से नहीं जुड़ता या समाज के नियमों का पालन नहीं करता, वो लोगों से दूर हो जाता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाता और संसार भी उसे अपना नहीं पाती, ठीक है। ये है इसका आंसर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वो भूख का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं ये बताना है। आपने अगर पोयम को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, मैं अभी जो बता रही हूँ, ठीक है। देखो, हम लोग इसका इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। इस पंक्ति के अर्थ है कि जिस व्यक्ति का दिल दूसरों को दुख दर्द को देखकर नहीं पिघलता, यानी जिस किसी पर दया या करुणा नहीं आती, ऐसा इंसान बेकार है और धरती पर बोझ के समान है। कवि कहना चाहते हैं कि इंसान को दयालु और संवेदनशील होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी उसका जीवन मूल्यवान होता है, वरना उसका होना या ना होना के बराबर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के चलते हैं। घा का क्वेश्चन है, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। तो चलो बताते हैं क्या समझते हैं हम लोग। देश प्रेम का मतलब है अपने देश से सच्चा प्यार करना और उसके लिए अच्छा काम करना। इसमें अपने देश की इज्जत करना, उसके नियमों का पालन करना, लोगों की मदद करना और ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए त्याग करने की भावना शामिल होती है। जो व्यक्ति अपने देश की शांति चाहता है और ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा देश प्रेमी होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये रचना एक आह्वानी गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए, ठीक है। अब हम लोग इस आंसर को लिखते हैं। इस रचना की कई विशेषताएं हैं जो इसे प्रभावशाली बनाती है। ये कविता सरल और आसान भाषा में लिखी गई है, जिससे हर कोई इसे आसानी से समझ सकता है। इसमें देश प्रेम, त्याग और कर्तव्य की भावनाओं को जोर देकर बताया गया है। कविता में जोश और उत्साह है जो पाठकों को प्रेरित करता है। इसमें उदाहरण और प्रतीकों जैसे पत्थर, रसधार का सुंदर प्रयोग किया गया है। हम लोग इस तरह से इसको आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन आंसर का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अनुमान और कल्पना से हम लोगों को ये पूरा करना है, ठीक है। अपने ग्रुप से डिस्कशन कर करके हम लोगों को ये पूरा करना है। जैसे कि काम में लिखा है, जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। इसका मतलब है कि खजाना मतलब कोई हीरा मोती जवाहरात नहीं, मतलब खजाना कुछ और। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस पंक्ति में खजाना ज्ञान, कला और संस्कृति जैसे मूल्य गुणों को प्रतीक है। लेखक ने इन्हें 9 रत्नों की तरह बताया है जो समाज को दिशा और पहचान देते हैं, ठीक है। हम लोग ये लिख सकते हैं। ये खा में है जिसकी मिट्टी में उग बड़े, पंक्ति में उग बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा, ये बताइए। तो हम लोग लिखते हैं, यह पंक्ति उन लोगों की ओर इशारा करती है जो अपने देश में जन्म लेकर वहीं पल बड़े हैं। इसमें अपनी मातृभूमि के प्रति जुड़ाव और अपनापन झलकता है, ठीक है। अब गा में है, वो हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा।
आगे बताइए। तो हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति के दिल में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर है। जिस जीवन में देश के लिए जोश और संपूर्ण ना हो, वो जीवन निरर्थक है, उसमें कोई असली मूल्य नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब लास्ट है, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी गाथ बता रहा है। वो आपसे क्या क्या बातें करेगा, उसे क्या क्या कहेंगे। तो इसका हम लोग लिखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं हम लोग। दुनिया मुझे कठोर कहती है, पर मैं उतना कठोर नहीं हूँ। नदियाँ मुझसे रस बनाती है, इमारतों मुझसे बनती है, यहाँ तक कि भगवान की मूर्तियाँ भी मुझसे बनती है। मैं कठोर नहीं, उपयोगी हूँ। ये लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या 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 है, ठीक है। आगे है कविता की रचना। इसे हम लोगों को पूरा करना है। कविता की रचना। जिसकी मिट्टी में उग बड़े, पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं, जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों की अंत ध्वनि एक सी है ना। दाना पानी, राजा रानी, माता पिता, इस तरह से जो है वह ध्वनि एक ही जैसी है। तो इस विशेषता को तुक कहते हैं, ठीक है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में लगाकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए, ठीक है। ये दो जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोगों को आंसर लिखना है, ठीक है। पहला है, काम में शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या क्या विशेषता प्रभाव पड़ा है, हम लोगों को वो बताना है। तो चलो हम लोग लिखते हैं पहला का आंसर, जिसमें हम लोगों को 5-5 समूह में मिलकर लिखना है, ठीक है। प्रश्नों को उत्तर देना है। तो लिखते हैं। तो उसको बोलते जैसे कि राइमिंग्स वर्ड नहीं होता है, उसी तरह से हम लोगों को लिखना है। तुकबंदी से कविता में लय और संगीतता आती है, जिससे पढ़ना आनंददायक और याद रखना आसान हो जाता है। ये भाव को व्यक्त करने में भी मदद करती है, ठीक है। अब हम लोग खा के प्रश्न को देखते हैं। खा में दिया है, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन सा प्रयोग किया गया है कविता में, हम लोगों को वो बताना है। तो चलो, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय स्पष्ट, भाषा सटीक, लय ताल का ध्यान, भाव की अभिव्यक्ति, सोच समझकर शब्दों को चयन और गहरा संदेश दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे आपकी कविता। देश प्रेम में जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को पूरा कीजिए, ठीक है। वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये कविता के 2-3 लाइन दिए हुए हैं और आगे आपको अपनी खुद से बना के कविता को पूरा करना है, ठीक है। इसमें आप अपने पसंद से 2-3 लाइन ऐड करें और इस पंक्ति को पूरा करें। सारे काम मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या क्या लिखा है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हम लोगों को क्या सॉल्व करना है। आगे दिया गया है भाषा की बातें, का में दिया है शब्द को जोड़कर लिखे, ठीक है। नीचे दिए गए रक्त स्थानों को स्वदेश से जोड़कर शब्द अपने समूह की में चर्चा करके लिखे, फिर इतरों से मिलकर अपनी सूचित बढ़ाइए, ठीक है। ये स्वदेश का वर्ड है, इसमें से हम लोगों को मिलजुल करके इसमें लिखना है। जैसे कि प्रयोजन शब्द होता है, एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, उसी तरह हम लोगों को स्वदेश का एक से अनेक शब्द लिखना है, ठीक है। और सारे बॉक्स में फिल करना है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 7 दिए हैं, उसमें भी 7 बॉक्स दिए गए थे, तो इसलिए मैंने 7 लिखे हैं। पहला है स्वदेश, अपना देश, स्वदेशी, देश में बना हुआ। थर्ड में है स्वदेशिता, जिसमें देश के भावनाओं को बताता है। चौथा में आता है स्वदेश अभिमान, जिसे हम लोग अपने देश पर गर्व कहते हैं, ठीक है। आता है स्वदेश प्रेम, जिसे हम लोग अपने देश से प्रेम कहते हैं, ठीक है।
सिक्स में आता है स्वदेशवास, जिसे अपने देश में निवास कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है स्वदेश भक्ति, जिसको हम लोग देश के प्रति निष्ठा और सेवा कहते हैं। ये 7 थे जो हम लोगों को स्वदेश के बारे में लिखना था, उसके परिवर्तित शब्द को, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि खा में क्या है। विराम चिन्हों को समझे। जो चल न सका संसार संग, देखो संसार और संग के बीच में इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है। फिर है बहती जिसमें रस धारा नहीं, रस और धारा के बीच में भी है। पाया जिसमें दाना पानी, देखो दाना पानी में भी दिया गया है इन्वर्टेड कॉमा। है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी, जिससे जाति उद्धार हुआ, देखो सबके बीच में भी है इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है। अब आगे लिखा है, कविता में आई हुई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह लगाया है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह दो शब्दों में प्रमुख स्थान स्पष्ट करने तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर का, की, के और में से कौन सा शब्द जोड़ेगा जिससे अर्थ स्पष्ट हो सकता है, ठीक है। जो चल ना सका संसार के संग, देखो जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है जो, देखो जैसे हम लोग लिख सकते हैं जो चल ना सका संसार संग, संसार के संग, ये तो फर्स्ट में तो दिया ही गया था। बहती जिसमें रस धारा नहीं, बहती जिसमें रस की धारा नहीं, ये हो सकता है। पाया जिसमें दाना पानी, पाया जिसमें दाना और पानी, और जो हो गया वो हमारा योजक चिन्ह हो गया। है माता पिता बिंदु जिसमें, है माता पिता, माता और पिता, राजा और रानी, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे का, की, के और ये सब वर्ड्स को हम लोग यूज़ करके इसको बनाएंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया, क्या हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ लिखा हुआ है, उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है, जिसके कारण कविता में मतलब एक गाने की तरह आ गया है। जैसे देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है ये, है जाने एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हर दम। ये देखिए ये गाना के जैसे आ गया है। अगर हम लोग इसके अंदर है आ गया तो एक गाने की तरह ये आ गया, एक पोएम की तरह आ गया, ठीक है। अगर हम लोग है को हटा करके है को लास्ट में कर देंगे तो वो किस तरह लगेगा, ये देखिए। जाना एक दिन जाने को है, काल दीप हरदम जलता है, ये इस तरह से आ गया है को हम लोगों ने लास्ट में लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये जो दिया है बॉक्स और यहाँ पे उसको जो हम लोगों को फिल करना है उसका वर्ड्स दिया गया है, ये आप खुद से करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, और जो आप लोगों ने बॉक्स में भरा है उसको भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे आप लोगों ने क्या क्या भरा है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं तो सब कुछ आप लोगों को नहीं बताऊँगी, आप लोगों को खुद कुछ करना होगा, तो आगे आप लोग ये सब कीजिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। अब आता है ये लास्ट का, आपकी बातें। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों पर सही निशान हम लोग को लगाना है। देखिए फर्स्ट में जैसे एक लड़की है जो पौधों को पानी दे रही है, तो ये हमारे स्वदेश प्रेम के प्रति अपने प्रेम को दर्शा रही है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सही का टिक करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं ये लोग सब ट्रेन में बैठे हुए और पूरे कचरे यहाँ पे पूरा फैला के रखे हैं, तो ये हमारे स्वदेश प्रेम के प्रति नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें हम लोग रॉन्ग का निशान मतलब गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। थर्ड पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ये दोनों खेल रहे हैं, तो ये भी देश के प्रति है। और फिर फोर्थ वाला पिक्चर में आप देख सकते हैं एक व्हील चेयर में बैठा हुआ बच्चा वो लोगों की मदद कर रहा है चापाकल चलाकर। ये लड़का जो है दीवार पर लिख रहा है, तो ये भी गलत है, तो ये भी देश के प्रति नहीं है, इसमें भी हम लोग गलत का निशान देंगे। ये भी लास्ट में आप ये फिर उसके बाद पिक्चर दे सकते हैं, ये लोग कचरे उठा के एक डिब्बा पे रख रहे हैं, मतलब कि साफ़ सुथरा कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग सही का निशान देंगे। और लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं ये किसान जो मिट्टी से हमारे लिए, ये किसान भी देश के प्रति अपने प्रेम को दर्शा रहा है, ठीक है। फिर आगे इस पिक्चर में देखिए ये लड़की एक बूढ़ी ओल्ड लेडी की मदद कर रही है, उसे
रोड क्रॉस करने में, तो इसमें भी हम लोग सही का निशान देंगे। और फिर ये दोनों बच्चे भी बूढ़े अंकल से बात कर रहे हैं, ये भी देश के प्रति प्रेम दर्शा रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग सही का निशान करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे देख सकिए तो बता दिए थे, ये लोग लाइन पे खड़े मतलब फॉर्मल रूल के हिसाब से, तो इसमें भी सही का निशान देंगे। और आगे है पिक्चर्स, वो देखते हैं। ये लोग लाइन में खड़े हुए बैंक में मतलब एक रूल के हिसाब से काम कर रहे हैं। और वो लड़की जो है वो उससे बोर्ड को पढ़ रही है, फूलों को तोड़े ना, तो वो तोड़ने रही है, तो इसमें हम लोग सही का निशान करेंगे। अब और देखते हैं पिक्चर्स क्या क्या है। ये यहीं तक था, अब ये ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है। ठीक है, आगे है हमारे अस्त्र व शस्त्र। ठीक है, सब कुछ है हमारे हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की पर भर्ती खड़े रहते हैं। वे बुरे भावनाओं से अतिक्रमण करने वाले सामान तोप तलवार बंदूक आदि से करते हैं। आप बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होगा। ठीक है, जैसे कवि जो अपने कविता को लिखते हैं उसका शस्त्र है पेन। वो पेन से दुनिया बदल सकते हैं, मतलब कि उनका जो मेन औजार है वो पेन है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए, विद्यार्थी का जो मेन शस्त्र होता है वो शिक्षा, अध्ययन और समझ होता है। अध्यापक का होता है अनुभव, मार्गदर्शन, ये सब होता है। तीसरा होता है कृषक का ट्रैक्टर, बीज, ये सब। विज्ञानी का होता है प्रयोग। ठीक है, ये सब जो होते हैं उन लोगों के अस्त्र शस्त्र होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो जो पॉइंट दिया गया था उस पॉइंट को मैंने लिखा है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे ऐसा कुछ नहीं है जो आप सॉल्व कर सके। ठीक है, अगर आपने जो जो मैंने बोला है आप लोगों को लिखने के लिए वो आप लोग लिखिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। ठीक है, और तो दोस्तों अब आपको चैप्टर फर्स्ट पूरी तरह आसान और याद रहने वाला लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अलविना एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बताइएगा कि कमेंट में अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। मिलते हैं अपने वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।